जैसे जानते हैं ठोस में जो अवयवी कण होते हैं वो नज़दीक बहुत तेज़ी से सिस्टमेटिक रूप से अरेंज होते हैं। तो ये जो ठोस होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक ठोस का नाम है क्रिस्टलीय ठोस, जिसको कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, दिख नहीं रहा ना, और दूसरा है एमॉर्फस सॉलिड। ठोस दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। ये जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस दोनों ठोस हैं, तो दोनों में अरेंजमेंट नियमित रूप से होता है जैसा कि ठोसों में बताया गया है। किंतु इन दोनों में जब डीप स्टडी किया जाता है तो ये पाया जाता है कि क्रिस्टलाइन ठोस में अरेंजमेंट वेल ऑर्डर्ड, मतलब नियमित रूप से व्यवस्थित क्रम में होता है, लेकिन एमॉर्फस सॉलिड में व्यवस्थित रूप होता है लेकिन नियमित कोई क्रम नहीं पाया जाता। जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल के रूप में बता रहे हैं, ये मान ले रहे हैं एक लेयर है जो सर्किल की है, दूसरा लेयर स्पॉटेड का है, फिर एक सर्किल है, फिर स्पॉटेड लेयर है, फिर सर्किल है, फिर स्पॉट सर्किल, और यहाँ पर सर्किल स्पॉट सर्किल स्पॉट सर्किल स्पॉट सर्किल स्पॉट सर्किल सर्किल स्पॉट सर्किल सर्किल स्पॉट सर्किल स्पॉट सर्किल सर्किल सर्किल। यहाँ पर दोनों में हम लोग देख रहे हैं ये पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, चौथा लेयर, पांचवा लेयर। इसमें सभी लेयर सिस्टमेटिक रूप से हैं, इसमें भी अलग अलग लेयर हैं, लेकिन इस लेयर में भी अरेंजमेंट सिस्टमेटिक, पहले सर्किल फिर स्पॉट सर्किल स्पॉट सर्किल स्पॉट, लेकिन इसमें ऐसा कोई क्रम नहीं पाया जाता। अतः अगर कोई भी पदार्थ इस तरीके से अरेंज होगा तो पदार्थ की इस अवस्था को, पदार्थ को क्रिस्टलीय ठोस बोलेंगे, और इस प्रकार के अरेंजमेंट को अक्रिस्टलीय ठोस। इसका एग्जाम्पल हो सकता है जैसे नमक, फार्मूला है NaCl, चीनी है C12, H22O11, और बाकी बहुत सारे सॉलिड्स होंगे जैसे मिट्टी है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। एमॉर्फस सॉलिड के कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे रबर है, ग्लास है, ये सब एमॉर्फस सॉलिड है। और ये NaCl है, C12, H22O11 है, बाकी और भी जैसे डायमंड है, ग्रेफाइट है, ये सब क्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल हैं, वो एमॉर्फस सॉलिड के एग्जाम्पल है। जब भी क्रिस्टलीय ठोस, मतलब जब भी ठोस के बारे में बात की जाती है तो ठोस को क्रिस्टलीय ठोस ही एक्चुअल में माना जाता है, और इसी को ट्रू सॉलिड कहते हैं। ट्रू सॉलिड मतलब वास्तविक ठोस। और एमॉर्फस सॉलिड का एक और नाम देते हैं, इसका नाम है सुपर कूल्ड लिक्विड, जिसको बोलते हैं अति शीतित द्रव। मतलब ये हुआ, अति मतलब बहुत ज्यादा, शीतित मतलब बहुत ज्यादा ठंडा, और द्रव मतलब द्रव। जब कोई भी द्रव हो, जैसे यही है वाटर, इसमें सभी कण के बीच थोड़े दूर दूर हैं, लेकिन जब इसको फ्रीजर में रख के ठंडा किया जाएगा तो इसमें जो कण हैं बहुत नज़दीक आ जाएंगे, और नज़दीक होके इकट्ठा होके ये ठोस में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन जब ये ठोस में कन्वर्ट होगा तो इसके जो कण नज़दीक आएंगे, क्या ये नियमित रूप से व्यवस्थित होंगे? नहीं, ये जहाँ पे जैसे भी रहेंगे सब इकट्ठा होकर आपस में एक जगह कंडेंस होकर ठोस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये वाटर जब ठंडा होकर द्रव में कन्वर्ट होगा तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं बनेगा, ये एमॉर्फस सॉलिड जनरेट करेगा, क्योंकि इसमें कोई नियमित क्रम नहीं होगा। तो इसलिए ये अतिशीतित द्रव होता है, और ये ट्रू सॉलिड मतलब वास्तविक ठोस यही होता है। और नोट्स में तुम लोग के पूरा डिटेल इसके बारे में, इसके लक्षण क्या हैं, गुण क्या हैं, एग्जाम्पल क्या हैं, ये सब बातें लिखवाई गई हैं। अब इस चैप्टर में इसके आगे ठोस के बारे में जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो इसके बारे में कोई स्टडी नहीं होगी, केवल क्रिस्टलीय ठोस के बारे में अध्ययन किया जाएगा। नोट्स में लिखवाया गया है क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बारे में अलग अलग जो भी लिखवाया गया थोड़ा थोड़ा सब लोग बस अध्ययन कर लेंगे, पढ़ लेंगे, काम अपना चल जाएगा। उसके बाद आगे जो भी बातें की जाएंगी क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में, क्रिस्टलीय ठोस मतलब ऐसा ठोस जिसमें क्रिस्टल है। क्रिस्टल का मतलब क्या होता है? क्रिस्टल का मतलब चीनी का एक दाना सब लोग देखेंगे, तो जो चीनी का एक दाना होता है
वो दाने को हम लोग क्रिस्टल मान सकते हैं। नमक का जो छोटा सा दाना है वो भी एक क्रिस्टल है। इसी तरह से देखते होंगे टीवी में मूवी में आता है कि ये डायमंड है, उसी के लिए सब चोरी करते हैं। हीरा जो होता है, हीरा इतना मतलब इतने बड़े बड़े जो भी होते हैं चमकते हुए दिखाई देते हैं, वो सब भी हीरे के अलग अलग क्रिस्टल हैं। तो क्रिस्टल का मतलब वही हो गया। और आगे अब इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्रिस्टल एक्चुअल में होता क्या है। और ये क्रिस्टलीय आगे जो स्टडी होगी क्रिस्टलीय ठोस के बारे में। क्रिस्टलीय ठोसों का अध्ययन करने में उसमें कुछ प्रयुक्त होने वाली शब्दावलियों के बारे में हमको जानकारी होना आवश्यक है। शब्दावली क्या होता है पहले से लेकर, जैसे क्रिकेट मैच खेलते हैं, क्रिकेट मैच में अगर हम लोग को वाइड बॉल, नो बॉल, कैच आउट, रन आउट, अंपायर, विकेट कीपर, बैट्समैन के बारे में अगर कोई जानकारी ना हो और कह दिया जाओ क्रिकेट मैच खेलो, देखो या समझो, क्या हमको समझ में आएगा? बिल्कुल नहीं। तो इसके लिए हमको सबसे पहले अगर क्रिकेट मैच खेलना, देखना या जानना है तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा क्रिकेट, नो बॉल, वाइड बॉल, रन आउट क्या होता है। यही सब क्रिकेट के शब्दावली है क्रिकेट मैच की। उसी तरह से अगर हमको इस चैप्टर को पढ़ना है या फिर क्रिस्टलीय ठोसों के गुणों के बारे में अध्ययन करना है तो कुछ प्रमुख टर्म्स हैं जिसको शब्दावली कहते हैं, उनकी जानकारी होना आवश्यक है। जिसमें से पहला है क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक, इसको अंग्रेजी में क्रिस्टल लैटिस भी कह सकते हैं। उसके बाद दूसरा है एकक सेल, जिसको यूनिट सेल भी बोलते हैं। तीसरा है एकक बिंदु, नहीं एकक बिंदु नहीं है, जालक बिंदु, जिसको लैटिस पॉइंट कहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्रिस्टल जालक के बारे में। तो क्रिस्टल के बारे में अभी हमने बताया, क्रिस्टल का मतलब क्या, चीनी का जो एक दाना है वो भी क्रिस्टल है, नमक का एक दाना है वो भी क्रिस्टल है, डायमंड लेते हैं जो हीरा होता है उसका जो इतना बड़ा पार्ट होगा वो भी क्रिस्टल है। तो जालक मतलब क्या होता है? जालक मतलब होता है जाल। और जाल जैसे कि मछली पकड़ते हैं लोग, बताओ मछली पकड़ने में इतनी बड़ी जाल लेते हैं, बहुत बड़ी जाल लेते हैं। तो जाल का मतलब होता है बहुत बड़ा पार्ट। तो क्रिस्टल का जो बहुत बड़ा पार्ट होगा उसी को बोलेंगे क्रिस्टल जालक। जैसे ये दीवार है, किससे मिलकर बनी है? ईंटों से। तो इसको, इस दीवार को हम लोग कह सकते हैं ये दीवार ईंटों की जाल है। और यह दीवार का जो सबसे छोटा पोर्शन है, जो सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन है, वो एक ईंट है। वही जो एक ईंट है दीवार की, उसको एकक सेल बोलते हैं। तो ईंटों से मिलकर बना होता है क्या? दीवार। उसी तरह से एकक सेल से मिलकर बना होता है क्या? क्रिस्टल जालक। तो सबसे पहले हम क्रिस्टल जालक के बारे में बताते हैं। तो क्रिस्टल जालक क्या होता है, लेकिन इसको जानने से पहले यहाँ पर जो हम फिगर बनाने जा रहे हैं उसको ध्यान से सीरियसली देखेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो आएगा नहीं। ये एक स्क्वायर बनाएंगे ऐसे, यहाँ पर क्रिस्टल जालक। जैसे क्रिस्टल जालक में किस क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में पढ़ना है तो इसकी कुछ एग्जाम्पल है। जैसे एक एग्जाम्पल है नमक। नमक का फार्मूला है NaCl। ये Na+ और Cl- कैटायन और एनायन से मिलकर बना होता है। तो ये NaCl जो नमक का एक छोटा सा दाना होता है उसका फार्मूला यही होता है। उसमें ये 2 आयन होते हैं, इन्हीं दोनों को हम लोग कह सकते हैं कि ये नमक के अवयवी कण हैं। तो नमक के अवयवी कण है कौन? सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। यही सोडियम आयन और क्लोराइड आयन जब आपस में नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं तो जो बन के तैयार होता है वही होता है क्रिस्टल जालक। किसका? NaCl का। जैसे यही अवयवी कण अगर केवल एक दिशा में ऐसे एक सीधी रेखा में अरेंज होंगे तो इसको बोलते हैं एक विमीय क्रिस्टल जालक। इसको बोलेंगे एक विमीय क्रिस्टल जालक, क्योंकि इसमें केवल एक विमा है, कौन सी? लंबाई। और यही अगर अवयवी कण ऐसे लंबाई में भी अरेंज हो और चौड़ाई में भी अरेंज हो, तो अब इसमें लंबाई भी हो गई, चौड़ाई भी हो गई, इससे जो बन के जनरेट होगा इसको बोलेंगे द्विविमीय क्रिस्टल जालक। और यही अवयवी कण अगर तीनों दिशाओं में, लंबाई में भी, चौड़ाई में भी और ऊंचाई या मोटाई में भी अरेंज होंगे तो उससे बनके जो तैयार क्रिस्टल जालक होगा उसको बोलेंगे त्रिविमीय क्रिस्टल जालक, 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस।
और 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस को ही हमको पढ़ना है, क्योंकि जितने भी क्रिस्टल होते हैं सब 3 डायमेंशन में अरेंज होते हैं। तो उसका यहाँ पर हम फिगर बनाने जा रहे हैं, देखेंगे सब लोग सीरियसली। जो 3 डायमेंशनल क्रिस्टल जालक होगा, जैसे एग्जांपल यही NaCl का हम बनाते हैं। सबसे पहले एक स्क्वायर बनाया जाएगा। इस स्क्वायर के बनाने के बाद एक दूसरा स्क्वायर बनाना है। इसकी लाइन इससे थोड़ा इस साइड में, जितना इस साइड में जाएंगे उतना नीचे से ऊपर बनाएंगे, लेकिन ध्यान रहे कि ये डिस्टेंस पतला होना चाहिए, तभी अच्छा बनेगा। तो ये दूसरा स्क्वायर बनेगा। इसके बाद एक तीसरा स्क्वायर इसमें बनाया जाएगा। सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए उसके बाद इसके सभी कार्नर्स को आपस में मिला देंगे। ये सबसे ऊपर वाली लाइन को नीचे वाली लाइन से तिरछा मिलाएंगे। सबसे नीचे जो लाइन है इसको सबसे नीचे तक ले जाएंगे, सबसे ऊपर वाली लाइन को ऊपर तक ले जाएंगे, फिर इन दोनों को आपस में मिला देंगे। फिर ये बीच वाली लाइन को बीच वाली लाइन से मिला देंगे। फिर यहाँ पे से क्रॉस में एक लाइन खींचेंगे, इसकी सबसे इधर वाली लाइन को ले आके यहाँ तक मिलाएंगे, इसके सबसे इधर वाले को वहाँ तक मिलाएंगे, फिर इन दोनों को आपस में मिला देंगे। फिर ये बीच में ये बीच वाली लाइन जाएगी, बीच वाले से मिल जाएगी। ये एक क्यूब के आकार का बना है। इसके ये सभी जो कार्नर है, जैसे नमक के 2 आयन है, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, ये अवयवी कण है नमक के। ये जो अवयवी कण होंगे इसी में अरेंज होंगे। तो मान लेते हैं कि सोडियम आयन को हम लोग सर्किल से दिखाते हैं और क्लोराइड आयन को स्पॉट से दिखाएंगे। इसमें सोडियम आयन और क्लोराइड आयन नियमित रूप से अरेंज होंगे। तो मान लेते हैं यहाँ पे अगर सोडियम आयन है सर्किल, तो यहाँ पे क्लोराइड आयन होगा स्पॉट, फिर यहाँ पे सोडियम आयन सर्किल होगा, मतलब अल्टरनेट ऑर्डर में होंगे। यहाँ पे अगर सर्किल है तो यहाँ स्पॉट होगा, यहाँ सर्किल है, यहाँ अगर स्पॉट है तो यहाँ सर्किल, यहाँ स्पॉट, यहाँ सर्किल है तो यहाँ स्पॉट, यहाँ सर्किल, यहाँ स्पॉट, यहाँ सर्किल, यहाँ स्पॉट, सर्किल, स्पॉट, सर्किल, स्पॉट, सर्किल, स्पॉट, सर्किल, स्पॉट, सर्किल, स्पॉट, सर्किल, स्पॉट। यहाँ पे सर्किल रहेगा, स्पॉट रहेगा, सर्किल रहेगा। इसमें हम लोग देखेंगे कि सोडियम आयन की संख्या 13 होगी, इसकी संख्या 14 होगी, या तो फिर इसकी 14 होगी, इसकी 13 होगी। ये आपस में किस तरह से टोटल नंबर ऑफ 27 होंगे। तो ये जो पूरा बन के तैयार हुआ है यही है क्रिस्टल जालक, जिसको बोलेंगे क्रिस्टल लैटिस। और इसमें जो ये पॉइंट्स दिखाए गए हैं इन्हीं को बोलते हैं, यही अवयवी कण है। लेकिन ये अवयवी कण को जब बिंदुओं के द्वारा हम लोग दिखा देते हैं, जैसा कि ये बिंदु है, तो इन अवयवी कणों को अवयवी कण नहीं, अब इन्हीं को हम लोग बोलेंगे जालक बिंदु। क्या बोलेंगे? जालक बिंदु बोलेंगे, लैटिस पॉइंट। ये जो बात है, तो ये पूरा जो बन के तैयार हुआ है ये तीनों दिशाओं में है। बोर्ड पे फिलहाल 2 ही डायमेंशन दिख रहा है, तीनों डायमेंशन नहीं दिखेगा। लेकिन जब इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे, बंद कर दो इसे तुरंत, ये जो क्रिस्टल जालक बन के तैयार हुआ है 3 डायमेंशनल है। फिलहाल 3 डायमेंशनल दिखने में तो लगता नहीं है, इसका शेप कुछ इस तरह का होगा। इसका ये जो फ्रंट साइड है ये हिस्सा है, कितने कार्नर इसमें 1 2 3 4, और पीछे कितने हैं 1 2 3 4। फ्रंट में 4 कार्नर है और बैक साइड में भी कितने कार्नर हैं 4 कार्नर है। ठीक है, ये फ्रंट में 4 हो गए, बैक इसी टाइप का ये होगा। ये जो लैटिस पॉइंट्स हैं ये सब यहाँ कार्नर पे हैं। ये हो गया हमारा जालक, क्रिस्टल जालक 3 डायमेंशन। इसके कार्नर पे जितने भी पॉइंट्स होंगे सब के सब लैटिस पॉइंट्स होंगे। ये 2 बातें यहाँ पर क्लियर हुई कि क्रिस्टल जालक क्या है, जालक बिंदु क्या है। अब ये है एकक सेल क्या होता है। तो ये जो क्रिस्टल जालक है, इसको हटाओ यहाँ से, ये जो क्रिस्टल जालक है, क्रिस्टल जालक इन्हीं एकक सेल के मिलकर बना है। समझ लो ये क्रिस्टल जालक एक बहुत बड़ी दीवार है, और ये दीवार किससे मिलकर बनी है, ईंटों से। तो जो एक ईंट है वही है एकक सेल। जैसे ये पहला एक बॉक्स है, मान लो ये वाला, फिर इसी के जस्ट बगल में एक दूसरा बॉक्स रखते ये वाला, फिर इसके जस्ट ऊपर
एक तीसरा बॉक्स रख दें ये वाला, फिर इसके जस्ट बगल में एक चौथा बॉक्स रख दें ये वाला। फिर अब बताओ ये फ्रंट को 1 2 3 4, इसी के 4 पीछे भी तो आएंगे है, तो जो चौथा होगा ये चौथा, इसी दूसरे वाले जस्ट पीछे पांचवा, तीसरे वाले जस्ट पीछे छठा, ये जस्ट पीछे होगा फोर्थ, ये फिफ्थ होगा, इस नहीं 1 2 3 4, ये जस्ट पीछे होगा फिफ्थ, ये होगा सिक्स्थ, और ये होगा 7 और ये होगा 8। तो इसमें टोटल इस तरह के 8 बॉक्स जब रखे जाएंगे तो ये इतने बड़े बन के तैयार होगा। अतः इसमें कहा जाएगा कि ये जो एकक सेल है ये 8 नहीं, ये जो क्रिस्टल जालक है इतना बड़ा, ये 8 एकक सेल से मिलकर बना है। और ये एकक सेल 1 2 3 4 5 6 7 8 है। एकक सेल कुछ इस टाइप का होगा। ये जो शेप लग रहा है ये शेप क्यूब के आकार का है, तो क्यूब वाले शेप को हम यहाँ बनाते हैं। ये क्यूब है, ये है एकक सेल। क्या है ये? एकक सेल, इसी को बोलेंगे यूनिट सेल। इसका शेप क्यूब के आकार का है, मतलब घन के आकार का है, इसलिए इसको क्यूबिक सेल में है। कभी कभी यूनिट सेल की जगह पे इसको बोलते हैं क्यूबिक सेल। तो इस तरह से ये 3 बातें थी, क्रिस्टल जालक, एकक सेल, जालक बिंदु। तो जालक बिंदु तीनों दिशाओं में नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं तो क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। क्रिस्टल जालक 3 प्रकार का होता है, 1 बिमी, 2 बिमी, 3 बिमी। जब केवल एक दिशा में अरेंज होंगी तो 1 बिमी क्रिस्टल जालक बनेगा, 2 बिमी 2 दिशाओं में अरेंज, 2 बिमी तीनों दिशाओं में अरेंज होंगे, तो ये 3 डायमेंशनल क्रिस्टल जालक बनके तैयार होगा। और ये क्रिस्टल जालक जो होता है, हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जब एकक सेल नियमित रूप से अरेंज होते हैं तो क्रिस्टल जालक बनके तैयार होगा। और एकक सेल के कार्नर पर उपस्थित जो होते हैं बिंदुओं के रूप में अवयवी कण, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं जालक बिंदु। अतः हमको इसके बाद एकक सेल के बारे में पूरा पढ़ना है। तो अभी हमने बताया कि यूनिट सेल, क्यूबिक सेल, जिसको एकक सेल भी बोल सकते हैं, या फिर इसको कहेंगे घनीय सेल, क्योंकि ये किस आकार का होता है? घन के आकार का। अतः ये जो यूनिट सेल या क्यूबिक सेल होते हैं ये 3 तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं सिंपल क्यूबिक सेल। सिंपल क्यूबिक सेल को शॉर्ट फॉर्म में SCC लिखते हैं। और दूसरा है फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, इसको बोलेंगे FCC। तीसरा है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, जिसको बोलते हैं BCC। ठीक है, तो सिंपल क्यूबिक सेल यही है, सब क्यूब के शेप के। तो इसके बारे में थोड़ी देर इसकी बात करते हैं। जैसे यही शेप है, समझ लो ये वाला, तो इसका जो ये हिस्सा है इसको फेस कहते हैं। 1 फेस, 2 फेस, 1 फेस आगे पीछे, 2 फेस, 3 4 ऊपर 5 नीचे 6, टोटल कितने फेस में? 6 फेस। और ये जो किनारा वाला हिस्सा होता है इसको एज बोलते हैं, EDGE। एज मतलब होता है कोर। ठीक है, तो यहाँ पर हम बताते हैं यदि अवयवी कण, जो जालक बिंदु जिसको पॉइंट्स दिखा है, यदि अवयवी कण केवल क्यूबिक सेल के कार्नर पे हो तो वो जो क्यूबिक सेल बन के तैयार होता है उसको बोलते हैं SCC। और अगर अवयवी कण
कार्नर के साथ साथ सभी फेसेस के केंद्र पर है, जैसे ऊपर वाला फेस के केंद्र पर, नीचे वाला फेस, इधर वाला फेस, इधर वाला केंद्र पर। अब ये वाला फेस, फ्रंट वाला फेस पे अगर यहाँ लिखा देंगे, इसके बैक में भी पीछे दिखाएंगे, दोनों एक दूसरे छुप जाएंगे, इसलिए फ्रंट वाले फेस के यूनिट सेल को यहाँ दिखाएंगे तो बैक वाले को यहाँ दिखा देंगे। इससे ये मान लो इसको फ्रंट वाला मानते हैं तो इसको बैक वाला मानेंगे, या इसको फ्रंट वाला मानेंगे इसको। इससे जो बन के तैयार होगा इसको बोलेंगे FCC। और ये जो है अगर कार्नर के साथ साथ यूनिट सेल के केवल केंद्र पर उपस्थित हों, इससे जो बन के तैयार होगा उसको बोलेंगे BCC। तो इस तरह से तीन प्रकार के यूनिट सेल होते हैं, SCC, FCC और BCC। SCC मतलब सिंपल क्यूबिक सेल, जिसमें अवयवी कण केवल और केवल कहाँ पर होते हैं, कार्नर पे। और FCC में अवयवी कण कार्नर के साथ साथ सभी फेसेस के केंद्र पर भी पाए जाते हैं। और BCC में अवयवी कण सभी कार्नर के साथ साथ इस यूनिट सेल के केंद्र में केवल पाए जाते हैं। इस तरह से तीन प्रकार के यूनिट सेल होते हैं। अब अगला टॉपिक ये रहेगा कि ये जो अलग अलग प्रकार के हमारे यूनिट सेल हैं या क्यूबिक सेल हैं, इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होती है या अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, तो यहीं पर बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे अभी हम बात किए थे कि क्रिस्टल जालक कोई होगा, ये एक यूनिट सेल है, इसके बगल में ये दूसरा यूनिट सेल है। तो मान लो ये पहला वाला यूनिट सेल जो है, ये पहला वाला, इस पहले वाले यूनिट सेल के इस कार्नर पे एक अवयवी कण है, तो इसके जस्ट बगल में ये जो दूसरा यूनिट सेल आएगा, इसका ये जो अवयवी कण यूनिट सेल 1 पर के कार्नर पे था, क्या ये दूसरे वाले के टच में आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा, दूसरे वाले के टच में भी आ रहा है। ये तीसरा वाला यूनिट सेल अगर यहाँ रखेंगे, तीसरा वाला भी यूनिट सेल इसके कांटेक्ट में रहेगा, और चौथा वाला जब यूनिट सेल रखेंगे ये भी इसके कांटेक्ट में रहेगा। तो इस तरह से ये जो यूनिट सेल 1 था, इसके कार्नर पर स्थित जो अवयवी कण था, ये कितने लोगों के साथ साझे में हुआ? 2, 3, 4 यूनिट सेल के साझे में हुआ। तो इस अवयवी कण को हम किसका माने? 1 का कि 2 का कि 3 का कि 4 का? सबका मानना पड़ेगा। इसी तरह से इस एक के पीछे भी एक होगा, वो होगा चौथा वाला, 5वां वाला। इसके 2 के पीछे जस्ट एक होगा, वो 6ठा यूनिट सेल होगा। इस तीसरे के जस्ट पीछे होगा, वो 7वां होगा। इसके जस्ट पीछे होगा, वो 8वां होगा। तो ये जो पहले के पीछे 5वां वाला है, वो भी जब ऐसे आके टच होगा तो इसका उसका ये कार्नर इसके इस कार्नर से टच होगा पीछे से। हाँ? तो इस तरह से 6वें वाले का भी एक कार्नर इससे टच होगा, 7वें वाले का भी टच होगा, 8वें वाले का भी टच होगा। तो ये जो अवयवी कण है, जो कि हम लोग माने थे कि यूनिट सेल 1 में है, ये केवल 1 में नहीं रहेगा, बल्कि पीछे वाले और यूनिट सेल से भी टच में रहेगा। अतः ये जो अवयवी कण है, ये 1 पर नहीं, ये टोटल सभी अवयवी कणों के कार्नर पे स्थित होगा। अतः इसका हिस्सा जो होगा, ये एक अवयवी कण 8 लोगों में विभाजित होगा, मतलब 8 लोगों का हिस्सा 1 पर है। तो 1 पर कितना होगा? 1/8। अतः इसमें कार्नर पर स्थित जो अवयवी कण होते हैं, उनका योगदान जो होता है एक यूनिट सेल में 1/8 होता है। और फेस पर जो स्थित अवयवी कण होते हैं, फेस पर जितने भी अवयवी कण हैं, इनका योगदान 1/2 होता है। ये 1/8 और 1/2 थोड़ा समझ में नहीं आएगा तुम लोगों को, क्योंकि ये जब बोर्ड पर सामने रहेंगे तभी इसको बताने पर क्लियरली समझ पाएंगे। तो इसको बस एक बात जान लो तुम लोग कि जो ये कार्नर पर स्थित अवयवी कण हैं, ये केवल 1 में नहीं है, 8 लोगों के साथ साझे में, इसलिए इनका एक यूनिट सेल में योगदान 1/8 होगा। और फेस पर जितने हैं उनका योगदान 1/2 होगा, और केंद्र पर जो स्थित होंगे उनका योगदान केवल 1 होगा। अतः अब हम लोग देखेंगे कि SCC में कुल कणों की संख्या कितनी होगी। तो SCC में कहाँ पर होते हैं? कार्नर पे स्थित अवयवी कण होते हैं। तो कुल कणों का योगदान 8 है, इसलिए 8 कार्नर पे हो गए, और 1 का योगदान 1/8, तो कुल का योगदान 8 × 1/8 = 1। अतः SCC में जो परमाणुओं की कुल संख्या होगी वो 1 होगी। जब सब लोग नोट पढ़ोगे तो ये जो बातें बताई गई हैं ये तुरंत समझ में आएंगी।
और एफसीसी में जो कण है सभी कार्नर पर है और कार्नर वालों का योगदान 1/8 होता है। टोटल संख्या है 8, अतः 8 गुणे 1/8 इनका टोटल योगदान हुआ। और साथ में ये सब फेसेस पर भी है, सभी फेस टोटल 6 हैं और प्रत्येक का योगदान 1/2 है, अतः टोटल हो गया 1 + 3 = 4। अतः इस तरह से एफसीसी में कुल परमाणुओं की संख्या होगी या अवयवी कणों की संख्या होगी 4। और बीसीसी की बात करते हैं तो बीसीसी में सभी कार्नर पर है और प्रत्येक कार्नर का योगदान 1/8, टोटल संख्या 8 है, तो 8 × 1/8। और साथ में केंद्र पर होते हैं और केंद्र में किसी का योगदान नहीं होता, इसलिए ये 1 × 1 रहेगा, अतः 1 + 1 = 2। इस प्रकार ये क्लियर हो गया कि एससीसी में कणों की संख्या होगी 1, एफसीसी में कणों की संख्या होगी 4 और बीसीसी में कणों की संख्या होगी 2। इसको तुम नोट पे जब पूरा ध्यान लगा के सीरियसली पढ़ोगे तो बात तुरंत समझ में आएगी। बस सीधी सी बात यही जानना है कि ये जो पॉइंट बताए हैं कि अगर एक यूनिट सेल मानते हैं इसके कार्बन पर ये स्थित है तो ये मान लो यहाँ स्थित है, कोई भी पॉइंट हो, जैसे यहीं पर हम लोग लेते हैं, जैसे अपना हाथ है हमारा है, हम अपना पकड़े हाथ, दूसरा वाला भी आके इस हाथ को पकड़ा, तीसरा वाला भी पकड़ा, चौथा वाला पकड़ा, तो हमारे हाथ को कितने लोग टच किए? 4 लोग। वही काम है यहाँ पर। ये 1 वाले के केंद्र पर यहाँ एक कण था, लेकिन बगल वाला भी आया, इसको टच किया, इधर वाला, अतः इसका ये जो है ये इन सबके साझे में चला गया। इसी तरह 4 पीछे भी इसके साझे में, अतः इस कारण से एक कार्नर पे जो है इनका एक यूनिट सेल में जो उपस्थिति होती है वो 1/8 होती है। और फेस पर जो है, जब फेस में कोई अवयवी कण रहेगा तो ये ऊपर, एक तो ये नीचे वाला टच कर रहा है, एक जस्ट इसके ऊपर आएगा वो भी टच करेगा, अतः फेस पर कम से कम 2 यूनिट सेल आपस में टच करते हैं। इस कारण से जितने फेसेस पर स्थित होते हैं उनका योगदान 1/2 होता है और फेस पे टोटल संख्या 6 है, इसलिए 6 × 1/2 बराबर इस तरह से निकालें। नोट पढ़ेंगे नहीं समझ में आएगा, फिर से पूछेंगे, दोबारा बताया जाएगा।